गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक एचयूएफ या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? एक एचयूएफ वो होता है जिसमें परिवार के कुछ व्यक्ति मिलके एक नया काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें क्या है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। यानी क्या, एक अविभाजित हिंदू परिवार में दो प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। वे सदस्य जो केवल पालन पोषण के अधिकारी हो, यानी परिवार के सदस्य है। वे सदस्य जिन्हें परिवार के विभाजन अथवा अपना भाग मांगने का अधिकार है, इन्हें कहते हैं पुत्र या पौत्र तथा उनके भी पुत्र। तो बेसिकली क्या है, जब परिवार के कुछ व्यक्ति मिलकर एक काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एचयूएफ बोलते हैं। और एचयूएफ में क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो करता होता है जो परिवार का प्रमुख होता है, यानी उस एचयूएफ के सारे डिसीजन लेना उसी के बारे में होता है या उसी के हाथ में होता है। ये है कर्ता ऑफ द फैमिली। कर्ता यानी वह होता है जो परिवार का मुखिया होता है या एचयूएफ का मुखिया होता है, जो एचयूएफ के मेन डिसीजन लेता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो प्रकार के समुदाय होते हैं, मिताक्षर समुदाय और दायाबाग समुदाय। इन दोनों में क्या होता है, मिताक्षर में तो होता है पुत्र के पैदा होते ही अपने पिता के पूर्वज की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा वह विभाजन की मांग कर सकता है। यह क्या है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को कुछ भागों को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में वैलिड माना गया है। सेकंड हमारे पास क्या है, दयाबाग संप्रदाय। ये जो दयाबाग होता है क्या होता है, यह पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा के केवल कुछ ही भागों में लागू होता है। इसके अनुसार पुत्र को पूर्वजों की संपत्ति में उनकी मृत्यु के बाद ये अधिकार मिलता है। पिता को अपने जीवन काल में पूर्वजों की संपत्ति को बेचने, दान अथवा किसी प्रकार के ट्रांसफर या हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता। हमारे इंडिया में क्या है, जब भी वो अबोव 18 हो जाता है या अबोव मैच्योरिटी की एज का हो जाता है तो उनको क्या है, अधिकार मिल जाता है प्रॉपर्टी का। और ओनर तो वे सदस्य तभी से हो जाते हैं, मतलब जब वो जन्म लेते हैं। बट क्या है, अबोव 18 वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं प्रॉपर्टी से। फिर रेजिडेंस की जो कंडीशन है एक एचयूएफ की वही सेम है जो एक इंडिविजुअल की होती है। उसका कर्ता गत वर्ष के पूर्व वर्षों में 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी हो, या फिर क्या है, उसका कर्ता 7 वर्षों में कुल 7 to 9 डेज या इससे कम दिन भारत में रहा हो। जो सेम एक इंडिविजुअल की कंडीशन होती है ना, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंस की, वो भी ऑर्डरनी वाली, सेम वही इसकी होती है। अब हमारे पास आता है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक एचयूएफ का जो है असेसमेंट हम कैसे करते हैं, बेसिकली क्या है, इसमें एक व्यक्ति जो करता होता है वही मेन होता है। तो इसका असेसमेंट भी हम एक इंडिविजुअल की तरह करते हैं। जैसे इंडिविजुअल में हमारे अलग अलग स्लैब होते हैं ना, उसी तरह से उन स्लैब को बेस मान के ही हम इसका करते हैं। जैसे क्या है, अब इसमें किस चीज़ को हम लेंगे, किसको नहीं, परिवार के सदस्यों को दिया गया वेतन। परिवार के किसी सदस्य को कर्ता से यदि वेतन ज़्यादा है तो परिवार की करियो आगे निकालते समय उसे कटौती तभी दी जाती है जब उसके परिवार की आय कमाने के लिए कोई सेवा, वरना कटौती नहीं दी जाती। ठीक है, तथा कर्ता के परिवार की आय कमाने के लिए कर्ता कार्य करने के फलस्वरूप वेतन दिया गया हो। ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम किसी भी परिवार के सदस्य को सैलरी प्रोवाइड करते हैं, अगर वो सैलरी एचयूएफ से रिलेटेड काम के लिए है तो उसको हम इनकम में कैलकुलेट करेंगे। और अगर एचयूएफ से रिलेटेड नहीं है तो वो एचयूएफ की इनकम में नहीं आएगी या उनमें कटौती नहीं मिलेगी उनको। सपोज कोई फैमिली का पर्सन है एचयूएफ का और वो पर्सनली अपनी सेवाएं देके कोई इनकम अर्न कर रहा है, तो वो इनकम एचयूएफ में नहीं मानी जाएगी। एचयूएफ में ऑलरेडी वही इनकम आएगी जिससे वो बंदा एचयूएफ में अर्न कर रहा है या वो एचयूएफ में जो काम कर रहा है और उसके काम करने से जो इनकम इसको मिल रही है एचयूएफ में, वही हम उस टोटल इनकम में कैलकुलेट करके और उसी पे टैक्स लायबिलिटी को रेज करेंगे। एक इंडिविजुअल की तरह इसमें भी 2.5 लाख रुपए तक की हमारी कर सीमा है। कुल आय की गणना करते समय सकल कुल आय से दी जाने वाली कटौती, यानी जो हमें डिडक्शन मिलती है, सेम वही 80C से लेके 80G तक आई तक जो भी हमारी डिडक्शन समेत होती है या डोनेशन तक की होती है, वो सारी इनको मिलेंगी। फिर हम टैक्स की स्लैब रेट देख लेते हैं। टैक्स की स्लैब रेट हमारी वही है। कुल आय 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर हो तो हमारा 30% होता है। और सरचार्ज के भी, यदि टोटल इनकम हमारी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है परंतु 1 करोड़ से कम है तो 10% सरचार्ज, और अगर अबोव 1 करोड़ है तो 15% हमें क्या है, सरचार्ज लगेगा हमारे टैक्स की लायबिलिटी। फिर मार्जिनल रिलीफ के रूल भी इसमें सेम है। यदि मान लो किसी बंदे की आय 50 लाख रुपए है और किसी बंदे की आय 51 लाख रुपए है, तो 1 लाख के डिफरेंस होने से उस पर क्या है,
सरचार्ज लग जाता है या सरचार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है जिससे उसके टैक्स में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, तो उसको हम क्या है एक मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। तो इसमें भी इसको सेम वही मिलता है, एजुकेशनल सेस वही 4% है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्त्रीधन। स्त्रीधन वह संपत्ति होती है जो स्त्री को अपने पिता, भाई या अन्य उसके हस्बैंड से जिससे भी वह प्राप्त होती है। बट क्या है, या तो उसको शादी से पहले मिल जाती है, शादी के बाद में मिल जाती है। इसको क्या है, इसको जो आय होती है इस संपत्ति से, उसको ना तो हम एचयूएफ में माना जाता है और ना ही उसको अलग से होता है। वो जो क्या है उस स्त्री की पर्सनल इनकम मानी जाती है और उस पर पर्सनली उसको टैक्स पे करना पड़ता है। इस इनकम को हम एचयूएफ में शामिल नहीं करते। उसी तरह से अविभाज्य संपत्ति, यह वह संपत्ति होती है जिसको परिवार के सदस्यों में बांटा नहीं जा सकता। ऐसी संपत्ति में भूमि, भवन, प्रतिभूति अथवा आय के अन्य साधन आते हैं जो किसी पूर्वज द्वारा विल द्वारा व्यक्ति को धारक बनाते। यानी इस संपत्ति के अंदर क्या होता है, एक विल पास होता है ना, विल के अकॉर्डिंग ही परिवार के सदस्यों को उनका हिस्सा मिलता है और जो भी हिस्सा होता है उस पर जो भी ये काम करते हैं वो उनकी पर्सनल इनकम मानी जाती है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो एचयूएफ के अंदर नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पर्सनली अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ में शामिल करना चाहे और उस प्रॉपर्टी पे फिर जो भी हम काम करेंगे उस इनकम को हम क्या है एचयूएफ की इनकम में माने जाएंगे। हिंदू अविभाज्य परिवार के सदस्य को परिवार से प्राप्तियाँ, इसके लिए क्या है, एक हिंदू अविभाज्य परिवार होना चाहिए, करदाता का हिंदू अविभाज्य परिवार का सदस्य होना चाहिए, यह राशि परिवार की आय में से दी गई हो, यह राशि परिवार के सदस्य होने की हैसियत से मिली हुई, ये है कंडीशन इनकी। फिर क्या कह रहा है ये धारा 10 अंडर सेक्शन 2 के अंतर्गत हिंदू अविभाज्य परिवार के सदस्य को प्राप्त जो धनराशि मिलती है वह उसकी कुल आय में नहीं जोड़ी जाती, बशर्ते कि है परिवार की आय में से दी हो अथवा अविभाजनीय संपत्ति की दशा में यह राशि परिवार की संपत्ति की आय में से दी गई हो। यह छूट तभी स्वीकार हो सकती है जब निम्न शर्तें पूरी हो। ठीक है, यानी जो उसको बंदे को इनकम मिलती है उस पर वो टैक्स पे नहीं करता या उसकी इनकम में वो शामिल नहीं होती, क्योंकि वो एक एचयूएफ की इनकम है और उस इनकम पे ऑलरेडी वो टैक्स दे चुका है। अगर हम उसको इनकम में कैलकुलेट भी करेंगे ना तो वो क्या होगी, उसकी एग्जाम्प्ट इनकम मानी जाएगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हिंदू अविभाज्य परिवार व एक फर्म में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस बिटवीन एचयूएफ एंड ए फर्म। एक फर्म और एचयूएफ में क्या अंतर होता है, फर्म में क्या है पार्टनर होते हैं 2, 3, 4, 5। एचयूएफ में भी सेम परिवार के सदस्य होते हैं 2, 3, 4, 5, बट क्या है परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें ब्लड रिलेशन होता है। एचयूएफ में ऐसा नहीं है, सॉरी एचयूएफ में क्या है ब्लड रिलेशन होता है, बट फर्म में क्या है एचयूएफ ब्लड रिलेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, एक साझेदारी की मृत्यु से फर्म बंद हो जाती है। अगर मान लो किसी फर्म में 2 ही पार्टनर हो और एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म क्या है बंद हो जाएगी, बट परिवार में ऐसा नहीं होता। परिवार में क्या है अगर 2 व्यक्ति भी है और एक व्यक्ति मर भी गया तो अकेला करता जो है वो एचयूएफ को संभाल सकता है। ये एक इनमें डिफरेंस होता है। फिर क्या है, साझेदारों को फर्म का हिसाब किताब व अन्य प्रपत्र देखने का अधिकार होता है, जबकि परिवार के प्रत्येक सदस्य को ऐसा अधिकार नहीं होता। सिर्फ क्या है करता होता है, जो मेन व्यक्ति काम करता है वही इस चीज़ों को देख सकता है और अपने भी आप पे परिवार के अन्य सदस्यों को वो सैलरी या वेतन जो भी उनको तय हुआ है वो देता है उनको। फिर अगला पॉइंट क्या है, एक नया साझेदार फर्म में तभी प्रवेश कर सकता है जब अन्य साझेदारों की सहमति हो। बट एचयूएफ में क्या है परिवार में पैदा होते ही बंदा उस परिवार का सदस्य बन जाता है। सदस्य बनने के बाद वो क्या है उस एचयूएफ का एक हिस्सा हो जाता है, उस संपत्ति में उनका अधिकार हो जाता है। फिर क्या है, फर्म में अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं, बट एचयूएफ में ऐसी कोई सीमा नहीं है। अगला क्या है, फर्म में लाभ हानि अनुपात साझेदारी लेख द्वारा निर्धारित होते हैं। जो भी पार्टनरशिप डीड बनती है उसके अकॉर्डिंग होता है और सबकी सहमति से बदला जा सकता है। परंतु क्या हिंदू लोग के अनुसार उनका भाग होता है जो एचयूएफ होते हैं और उनका जन्म तथा मृत्यु से बदलता रहता है। अगर मान लो किसी बंदे की डेथ हो गई तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, वरना तो क्या उनको पेमेंट मिलेगी जो भी वो काम कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो पार्टनर होते हैं उनकी दायित्व असीमित होता है, मतलब कोई वो कंट्रोल नहीं होता उनके लाइबिलिटी पे। परंतु परिवार में क्या है जो भी काम है वो करता है ना मेन, तो उनको लिमिट में रह के काम करना पड़ता है। अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक क्या है, वे आय जो परिवार की आय नहीं मानी जाती, यानी ऐसी इनकम जिनको हम क्या है एचयूएफ की इनकम नहीं मानते। सबसे पहले क्या है, परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से प्राप्त की गई आय, मतलब किसी व्यक्ति ने पर्सनली तौर पे कोई भी इनकम अर्न की हो वो क्या हो जाएगी उसकी पर्सनल इनकम, एचयूएफ में नहीं आएगी। फिर सेकंड क्या है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की आय। मान लो क्या है
किसी HUF के बंदे को उससे निजी कोई प्रॉपर्टी है उसने पर्सनली खरीद रखी है और उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है वो उसकी पर्सनल इनकम में जाएगी, HUF की इनकम में नहीं आएगी। फिर क्या है, पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को सोल ओनर के रूप में प्राप्त ऐसी संपत्तियाँ उनसे भी जो आय होती है वो क्या HUF की आय नहीं मानी जाएगी। यदि कोई अपना व्यक्तिगत व्यापार करता है और ऐसे व्यापार की आय एक व्यक्ति के रूप में कर निधान योग्य होगी जो उनके परिवार के कोष से ऋण लेकर पूंजी लगाई हो। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि किसी बंदे ने HUF से भी अपनी इनकम पे लोन लेके और अपना खुद का कोई व्यवसाय स्टार्ट किया तो व्यवसाय से जो आय होगी ना वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाएगी। बट क्या है, जो लोन लिया उसको लोन पे जो ब्याज देगा वो HUF की इनकम मान सकते हैं हम। बट व्यवसाय से जो आय होगी ना वो उस व्यक्ति की पर्सनल इनकम मानी जाएगी, HUF की इनकम नहीं मानी जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी साझेदारी में व्यापार करने से होने वाली आय। मान लो परिवार के 2 या 3 सदस्य मिलकर अलग से कोई साझेदारी फर्म का निर्माण करते हैं और उस फर्म से जो भी आय अर्न करते हैं वो भी क्या है HUF की आय नहीं मानी जाएगी, वो उनकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप डीड या जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसकी इनकम मानी जाएगी उनकी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एक हिंदू अविभाजित परिवार के निम्नलिखित विवरण के निर्धारित वन यानी असेसमेंट ईयर 1920 के कुल आय तथा देय की गणना कीजिए। सबसे पहले क्या है, मकान संपत्ति से किराया, किराया कितना मिला है इसको, 30,000 रुपये। ठीक है, हमने क्या मान लिया, GAV यानी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या हमारी 30,000 रुपये। फिर है भुगतान किए गए नगर पालिका कर यानी म्यूनसिपल टैक्स कितना पेड किया इसने, 2000। म्यूनसिपल टैक्स हमने लेस कर दिया, वैल्यू हमारी क्या आ गई 28,000। अभी हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, कोई और खर्चा है नहीं, व्यापार से आए, सट्टे से आए, हेजिंग अनुबंधों से हानि, लॉस फ्रॉम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसकी नहीं है उस प्रॉपर्टी की। अब हमने क्या किया, 30% की हमने इसमें डिडक्शन लेस की। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 19,600 रुपये। ये क्या आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब है हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यापार से आय कितनी है हमारी, 5,82,500 और हैजिंग अनुबंधों से आनी यानी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो लिया था हमने उसमें लॉस हो गया तो ये हमारा क्या है, बिजनेस एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लेस कर देंगे ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। इसको हमने लेस कर दिया, यहाँ पे ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। ठीक है, अब क्या है, सट्टे के व्यापार से आनी, सट्टे का व्यापार है तो अब यानी ये HUF का व्यापार तो है नहीं क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहा है, तो यानी किसी पर्सनल व्यक्ति की इनकम है या सट्टे के जो भी इनकम होती है उसको हम HUF में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, सट्टे की हानि अन्य व्यापार की आय से पूर्ति नहीं की जा सकती, ये हानि आगे ले जाएगी। यानी क्या, मान लो अगर लॉस हुआ भी हमें तो इस लॉस को हम किस में एडजस्ट करेंगे, कैपिटल गेन में ऐड करेंगे इसमें। कैपिटल गेन इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम इसको क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। अगर कभी हमारा प्रॉफिट हुआ तो उसमें से हम इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं विदिन 8 ईयर्स। तो अब हमारी टोटल इनकम क्या आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस, टोटल इनकम होगी हमारी 5,97,100, 5,97,100 रुपये हो गई। अब इस पर टैक्स लगाते हैं, 2.5 लाख रुपए तक तो नील है, बाकी के बचे हुए 2.5 लाख पे हमारा कितना का 5%, तो 2.5 लाख पे 5% 12,500। इनकम हमारी टोटल कवर होगी 5 लाख। इनकम कितनी बची, 97,100 रुपये। ऑन द बैलेंस ऑफ 97,100 रुपये एट द रेट ऑफ 20% कितना आया हमारा 19,420। टोटल टैक्स की पेमेंट कितनी होगी 31,920। इस पर 4% क्या लगा, एजुकेशन सेस। अब हमारी टोटल इनकम कितनी होगी 33,197 रुपये। इस इनकम को राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं 33,200 रुपये, जो हमारा क्या है टैक्स की लाइबिलिटी बनी हमें पे करनी है HUF की। तो आप इस चैप्टर के सारे रिलेशन कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।